हर महीने कम से कम 3,000 रुपए की पेंशन मिलती थी। नरेगा के अंदर पिछले 1 साल में कम से कम 90 दिन का इंडिविजुअल श्रमिक का काम हो। 2 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। 8,000 से लेके 25,000 तक स्कॉलरशिप और 6,000 से लेके 35,000 तक मेधावी छात्रवृत्ति। बैंक साथी प्रस्तुत करता है झलको झुंझुनू शो। सगळ्या दर्शकांना राम राम, स्वागत है थारो झलको झुंझुनू को। मेरा नाम है आदर्श और मेरे साथ है कैमरामैन अरविंद। आज आप पूछे झुंझुनू जिले को जो श्रम विभाग है बड़े आने का पीछे कारण थान पत्तो ये है कि मैं लगातार जो सरकारी विभाग हैं बाकी जानकारी थार सागे शेयर कर रहे हैं। अभी कड़ी के अंदर श्रम विभाग की भी जानकारी है जी के अंदर की जो श्रमिक हैं अपने झुंझुनू का कहीं कहीं सरकारी योजनाओं को फ़ायदा उठा सकें और बाकी के सरकारी योजना चल रही भी की जानकारी मैं थान देशा। मेरा नाम अरुणा शर्मा है। मैं यहाँ झुंझुनू से ही बिलोंग करती हूँ और यहाँ पे मैं झुंझुनू में जिला श्रम कल्याण अधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ। और मेरा जो विभाग है श्रम विभाग, बेसिकली वो लेबर कोड के काम से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे 22 लेबर लॉज हैं जिनका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग करते हैं। किसी भी श्रमिक को उसका पेमेंट समय पे नहीं मिल रहा है, उसको वीकली ऑफ नहीं दिया जा रहा है, उसको पूरे वेतन का भुगतान नहीं कर रहे या मिनिमम वेजेस से कम वेतन दिया जा रहा है या फिर पुरुष और महिला को बराबर वेतन नहीं दिया जा रहा है, तो उस स्थिति में श्रम विभाग के अंदर वो अपना दावा पेश कर सकता है और उसको लेबर कोड के माध्यम से राहत हमारे द्वारा दिलाई जाती है। अभी जो आज के परिप्रेक्ष्य में विभाग के अंदर BOCW बोर्ड के नाम से एक नया जो दौर आया है, उसके अंदर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल है, जिसके अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कॉमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, उसका 1% लेबर सेस के माध्यम से हम लोग इकट्ठा करते हैं और वही पैसा हम BOCW जो बोर्ड है उसकी वेलफेयर स्कीम्स के माध्यम से गरीबों में संचालित करते हैं, उनको वितरित करते हैं। श्रमिक चाहे सरकारी काम में लाग रहे हो चाहे प्राइवेट काम में लाग रहे हो, सारा श्रमिक योजनाओं को फायदा उठा सकें और थारा विभाग को संपर्क कर सकें। हम कोई भेदभाव नहीं हुआ। श्रमिकों में भेदभाव नहीं है, लेकिन चूंकि मैंने अभी आपको बताया BOCW वेलफेयर बोर्ड है, ये केवल कंस्ट्रक्शन वर्क से हम लोग लेबर सेस इकट्ठा करते हैं, तो हम लोग ये पैसा केवल निर्माण श्रमिकों को ही देते हैं। हालांकि श्रमिक तो कई तरह के होते हैं, असंगठित क्षेत्र के कामगार भी श्रमिक है, चाहे हलवाई हो, नाई हो, धोबी हो या फिर घर पे काम करने वाली बाई हो, लेकिन उनको हम इन जो BOCW बोर्ड की योजनाओं का लाभ नहीं दे सकते। BOCW बोर्ड की योजनाओं का लाभ हम केवल निर्माण श्रमिकों को ही दे सकते हैं। जैसे कोई चेजे पत्थर का काम करने वाला मजदूर है या मैशन मिस्त्री है, टाइल मिस्त्री है या प्लम्बर है या इलेक्ट्रीशियन है, ऐसा कोई भी वर्कर जो कंस्ट्रक्शन वर्क से डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में जुड़ा हुआ हो। आपके अलावा जो दूसरा श्रमिक हो बाकले भी कोई अलग योजना ही या फिर बात पर ध्यान कौन दियो जा? नहीं, BOCW बोर्ड की जो योजनाएं हैं वो केवल और केवल निर्माण श्रमिकों के लिए हैं। उसके अलावा जो अन्य श्रमिक हैं, असंगठित क्षेत्र के कामगार, उनके लिए भी सरकार ने समय समय पे विभिन्न योजनाएं निकाल रही हैं। जैसे केंद्र सरकार द्वारा 2 वर्ष पहले प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना थी, जिसमें 18 से 40 साल तक के जो एज वाले कामगार थे, जिनका EPF और ESI और टैक्स पेयर जो नहीं थे, उनका मासिक वेतन 15,000 से कम था, तो वो कुछ एक निश्चित अमाउंट हर महीने जमा करा के इस योजना से जुड़ सकते थे और उनको आफ्टर 60 ईयर ऑफ एज हर महीने कम से कम 3,000 रुपए की पेंशन मिलती थी। ऐसे ही अभी अपने केंद्र सरकार द्वारा ई-श्रम कार्ड, एक जो नेशनल डाटाबेस है फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, तो ये डाटाबेस इकट्ठा करने के लिए चालू किया गया है, जिसको आगे इन फ्यूचर केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो स्कीम्स हैं उनसे जोड़ा जाएगा। पर अभी उनके ये नेशनल डाटाबेस के हिसाब से ही है, तो इसके अंदर हर तरह के कोई भी असंगठित क्षेत्र के कामगार हों, चाहे वो मोची हो, चाहे स्ट्रीट वेंडर्स हों, चाहे वो धोबी का काम कर रहा हो, नाई हो या खाना बनाने वाला हो या घर पे काम करने वाली बाई हो या नरेगा श्रमिक हो या कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, ये सभी तरह के श्रमिकों के लिए है। तो समय समय पे विभाग इनके लिए भी योजनाएं जारी करते रहे हैं और आगे भी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भी बोर्ड बनाने की गवर्नमेंट की योजना है, जो बहुत जल्दी शायद अमल में आएगी। जो श्रमिक हो इनका मापदंड क्यों है, के मापदंड पर डिसाइड करो कि ये श्रमिक है? जो हम BOCW वेलफेयर बोर्ड की स्कीम्स का जिन श्रमिकों को लाभ देते हैं उनका नरेगा के अंदर पिछले 1 साल में कम से कम 90 दिन का इंडिविजुअल श्रमिक का काम हो या फिर उसने किसी भी ठेकेदार के पास में, ठेकेदार के माध्यम से या किसी के मकान पे या गवर्नमेंट के किसी कंस्ट्रक्शन कार्य में उन्होंने पिछले 1 साल में 365 दिनों के अंदर 90 दिन
अगर निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया है तो उसको हम निर्माण श्रमिक के रूप में कंसिडर करते हैं। जो और श्रमिक हुए बाकी के मापदंड रहे उनके अलावा मानते हैं, मैंने बताया ना, जैसे ये प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना है या फिर जो अभी ई श्रम कार्ड है, तो वो सबका बना रहे हैं। उनके लिए अभी कोई मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम लोग नहीं मांग रहे हैं। उनका डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन होता है, वो सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। थारा विभाग के द्वारा कौन कौन सी योजना चालू कर रखी है अभी फिलहाल का टाइम जो कार्यरत हो है योजना जिको की श्रमिक व फायदा उठा सके? श्रम विभाग के द्वारा अभी निर्माण श्रमिकों के लिए काफ़ी सारी योजनाएं हैं, जैसे जो निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना है, जिसके अंदर निर्माण श्रमिकों के 2 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। 8,000 से लेके 25,000 तक स्कॉलरशिप और 6,000 से लेके 35,000 तक मेधावी छात्रवृत्ति। अगर बच्चा मेरिटोरियस है, 75% से ऊपर आता है, तो उसको एडिशनल जो मेरिटोरियस स्कॉलरशिप वो दी जाती है। उनको टूल किट सहायता योजना के रूप में 2,000 रुपये दिए जाते हैं। अगर किसी निर्माण श्रमिक की दुर्भाग्यवश डेथ हो जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर हम लोग उसके सामान्य मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपए, एक्सीडेंटल डेथ की स्थिति में 5 लाख रुपए की सहायता देते हैं। अगर उसकी आंशिक स्थायी अपंगता आती है तो उसको 1 लाख रुपए की सहायता दी जाती है, और अगर स्थायी अपंगता आ जाती है दोनों हाथ या दोनों पैरों की, तो उसको 3 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। सिलिकोसिस पॉलिसी अभी जो राजस्थान की न्यूमोकोनियोसिस पॉलिसी लॉन्च की गई है, उसके अंदर निर्माण श्रमिक अगर सिलिकोसिस से ग्रस्त हो जाता है तो उसको 3 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है, और उसकी डेथ की कंडीशन में उसके फैमिली वालों को 2 लाख रुपए की असिस्टेंस दी जाती है। सिलिकोसिस मतलब? सिलिकोसिस बेसिकली एक न्यूमोकोनियोसिस डिजीज है, जिसके अंदर लंग्स के अंदर सिलिका का डिपोजिशन होने लग जाता है, तो लंग्स एकदम रफ हो जाते हैं, और उनको, उस पर्सन को जो सिलिकोसिस का पीड़ित है उससे, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती है। और ये इरिवर्सिबल डिजीज है, जो कि वापस वो पर्सन कभी लाइफ में ठीक नहीं होगा। साल, 2 साल, 3 साल बाद में उसकी डेथ डेफिनेट है। भाई भी फायदा उठा सकें? हाँ बिल्कुल, उनको इससे हम लोग असिस्टेंस दे रहे हैं। इसके अलावा भी विभाग ने कुछ और नई स्कीम्स अभी लॉन्च करी हैं, जैसे निर्माण श्रमिकों के बच्चों का अगर आईएएस प्रीलिम्स क्लियर होता है तो उनको 1 लाख रुपए की सहायता देते हैं। अगर उनका निर्माण श्रमिक स्वयं का या उनके बच्चों का आरएएस प्रीलिम्स क्लियर होता है तो 50,000 रुपए की असिस्टेंस देते हैं। अगर निर्माण श्रमिक का बच्चा इंटरनेशनल खेलों में पार्टिसिपेट कर रहा है, पार्टिसिपेट करने की कंडीशन में 2 लाख रुपए, ब्रॉन्ज जीतने की कंडीशन में 5 लाख रुपए, सिल्वर जीतता है तो 8 लाख रुपए, और गोल्ड जीतता है तो उसको 11 लाख रुपए की सहायता राशि हम देते हैं। प्रोत्साहन राशि? बिल्कुल, प्रोत्साहन राशि विभाग के द्वारा उनको जारी की जाती है। इसके अलावा अगर निर्माण श्रमिक का बच्चा आईआईटी या आईआईएम में पढ़ाई कर रहा है तो उसको टोटल ट्यूशन फीस का पुनर्भरण विभाग द्वारा किया जाता है। अगर कोई निर्माण श्रमिक व्यावसायिक संस्था, जो वित्तीय संस्था है, उनसे लोन लेता है तो 5 लाख रुपए तक के लोन की कंडीशन में उसको ब्याज का पुनर्भरण विभाग द्वारा किया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं, अभी भी काफ़ी सारी स्कीम्स हैं जो विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। बस देर है लोगों तक उनकी जानकारी पहुंचाने की। जानकारी पहुंचाने के लिए क्या कदम उठा रहे होते ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेरो पड़े कि यह की योजना चल रही? बिल्कुल, इसके लिए भी गवर्नमेंट कई तरह के इनिशिएटिव ले रही है। जैसे अभी कुछ समय पहले बसों के ऊपर भी विज्ञापन जारी किए थे, कई पेपर में भी विज्ञापन दिए जाते हैं। समय समय पर मीटिंग के द्वारा जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से और मीटिंग्स के द्वारा भी हम लोग सभी वीडियोज से संपर्क करते हैं, जो विकास अधिकारी महोदय हैं उनसे संपर्क करते हैं, और जो नरेगा श्रमिक हैं या अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको इस बारे में जागरूक किया जाता है। कैंप्स वगैरह में अभी जो प्रशासन गांव के संग कैंप है उसके अंदर विभाग से आदमी जाते हैं, और वहाँ पे गांव के जो लोग हैं उनको जानकारी इसके बारे में दी जाती है कि आपको, अगर आप निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं तो विभाग में पंजीयन करवाना चाहिए। एक कोई गैर कानूनी श्रमिक हो जहाँ बाल श्रम होगो और जो गैर कानूनी रूप श्रमिकान काम करवा रहे हैं, आन रोकने के लिए भी कोई कदम उठाओगे थारी संस्था? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जो विभाग है ये बाल श्रम और बंधुआ श्रम इन दोनों को रोकने के लिए कार्य करता है। समय समय पर जिला स्तरीय टास्क फोर्स की मीटिंग भी इसके लिए करवाई जाती है। हमारे इंस्पेक्टर्स जब भी फील्ड में जाते हैं तो जैसे ईंट भट्टे हैं वहाँ पे बॉन्डेड लेबर की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, वहाँ पे रिकॉर्ड रजिस्टर वगैरह चेक करते हैं। प्लस बाल श्रमिकों के पहचान के लिए चाइल्ड लाइन, बाल अधिकारिता विभाग, बाल कल्याण समिति और श्रम विभाग तथा जो मानव तस्करी विरोधी इकाई है ASTU, उनके द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन संचालित किए जाते हैं। अभी भी ऑपरेशन मिलाप चल रहा है,
तो ऑपरेशन संचालित किए जाते हैं। वो जाके पहले चाइल्ड लेबर के लिए सर्वे करते हैं। अगर कहीं पे ऐसी कोई कंडीशन मिलती है तो बिल्कुल उसके लिए प्रॉपर स्टेप्स लिए जाते हैं। इकले जो हेल्पलाइन नंबर ही बा कितना ही 1098 1098 जी। अभी आप बात करिए अरुणा जी जो कि श्रम कल्याण अधिकारी ही और बापान पूरी जो श्रमिका के लिए योजना ही सरकार के द्वारा चलाई दी बा सारी योजनाओं की जानकारी दी और कहीं कहीं श्रमिक ही फायदो उठा सके योजनाओं को वो भी आपने बतायो। थान वीडियो की शौक लागे नीचे कमेंट करके बतायो। थाना जानकारी किसी की लागी वह भी कमेंट करके जरूर बतायो। झलको झुंझुनून देखता रहो, चैनल ने सब्सक्राइब करो, थारों कोई वीडियो नहीं छूटे। एक लेकिन जो बेल आइकन है बिन भी दबाओ और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँच सके। जय हिंद, जय झुंझुनू।